नमस्कार मित्रों, मैं कश्यप स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी चैनल आहट एक अनहोनी की में। दोस्तों, कुछ बातें और कुछ घटनाएं ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जिन पर हम तब तक विश्वास नहीं करते जब तक उसका अनुभव हम खुद नहीं कर लेते। मेरा यह चैनल बनाने का उद्देश्य भी ऐसी ही बातें आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना है जो लोगों के साथ घटी हैं और उनमें से कई लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है और कई ज़िंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। आइए चलते हैं एक ऐसी ही घटना की ओर। ये कहानी 1983 के साल की है, जब तिवारी जी गुजरात के भावनगर शहर में पुलिस सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी कर रहे थे। उन दिनों तिवारी जी का परिवार अहमदाबाद शहर में रहा करता था और तिवारी जी का तबादला भावनगर शहर में हुआ था। नया तबादला होने की वजह से अभी तिवारी जी को कोई सरकारी घर नहीं मिला था, इसलिए उन्हें सरकारी रेस्ट हाउस की पहली मंजिल में कोने का कमरा दिया गया था, जो ऐसा लग रहा था मानो काफ़ी सालों से बंद पड़ा हो। तिवारी जी के साथ उस कमरे में और कोई नहीं रहता था। रात के समय में ज़्यादातर 2 से 3 पुलिस वाले ही उस मंजिल में अलग अलग कमरों में रहा करते थे। एक रात की बात है, जब तिवारी जी को उस कमरे में अकेले ही सो रहे थे, तभी कुछ चहल पहल की वजह से उनकी आंख खुल गई और उन्होंने देखा कि एक पहलवान जैसा काला लंबा चौड़ा आदमी खिड़की की तरफ से कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजे की तरफ से बाहर चला गया। तब तिवारी जी की तुरंत उठे और दरवाजे की तरफ गए और देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद था और बाथरूम चेक करने पर वहाँ कोई नहीं था। यह देखकर उन्हें लगा कि शायद सारे दिन के काम की थकान की वजह से उन्हें भ्रम हुआ होगा। यह सोचकर वे वापस सोने के लिए चले गए, लेकिन तभी फिर से वही पहलवान दरवाजे की तरफ से कमरे में दाखिल हुआ और खिड़की से बाहर की ओर चला गया। जब तिवारी जी ने यह देखा तो वे फिर से दरवाज़ा चेक करने के लिए गए, लेकिन तभी दरवाज़ा अंदर से बंद था और खिड़की भी अंदर से बंद थी। तब उन्होंने खिड़की खोल के देखा तो खिड़की के सामने ही पीपल का पेड़ था और वह पहलवान उन्हें वहीं पर डाल में बैठा दिखाई दिया और तुरंत उनके सामने ही गायब हो गया। तब उन्होंने खिड़की बंद कर ली और गायत्री मंत्र जपते हुए सो गए। सवेरे जब उन्होंने रेस्ट हाउस के मैनेजर से इस बात की पृच्छा की, तब उस मैनेजर ने कहा कि तिवारी जी, आप पहले ऐसे इंसान हैं जो उस कमरे में अकेला सोया और रात को वहां से चिल्लाकर भागा नहीं, वरना वो पहलवान वहां किसी को रात में अकेले देखने पर कभी छोड़ता नहीं और बहुत पीटता है। क्या कारण है कि आप पर उसने हमला नहीं किया, यह सोचने की बात है। कुछ दिन ऐसे ही बीतने के बाद एक दिन और ऑफिसर तिवारी जी के साथ उसी कमरे में रात को सो रहे थे। तब आधी रात को उन ऑफिसर के चिल्लाने की आवाज़ से तिवारी जी की आंख खुल गई और उन्होंने देखा कि वही पहलवान उस ऑफिसर के ऊपर चढ़कर उन्हें दबा रहा था और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। जैसे ही तिवारी जी की नज़र उस पहलवान के ऊपर पड़ी, वह वहाँ से उठकर चला गया, लेकिन जाने के पहले उस पहलवान ने उन ऑफिसर को इतना मारा था कि उसके सारे कपड़े बिगड़ गए थे। इसी तरह एक और ऑफिसर की जान पर बनाई, जब उस पहलवान ने आधी रात में उन्हें उठाकर पलंग से फेंक दिया था। इसी तरह की घटनाएं उस कमरे में अक्सर घटती रहती थी। करीब 2 साल उस कमरे में रहने के बाद तिवारी जी का तबादला फिर से अहमदाबाद शहर में हो गया। आज तिवारी जी को रिटायर हुए 19 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी भावनगर के उस सरकारी रेस्ट हाउस की बात याद आते ही वो आज भी उतने ही रोमांचित हो जाते हैं जैसे वो घटना उनके साथ अभी अभी ही घटी हो। नमस्कार दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी मुझे भेजी है मेरे एक दोस्त ने, जिसका नाम है याग्निक। और चलिए आइए सुनते हैं ये कहानी उसी की ज़ुबानी। दोस्तों, मेरा नाम याग्निक है और मैं उत्तर प्रदेश में, मेरा ननिहाल है, मेरा गांव है वहाँ पे। और एक बार मैं, ये करीबन 17-18 साल पहले की बात है, अभी मेरी उम्र 30 साल की है।
लेकिन जब मैं 11-12 साल का था, ये उस समय की बात है, तब मैं अपने माता पिता जी के साथ में अपने ननिहाल गया हुआ था। वहाँ पर दोस्तों लड़कपन में मैंने काफ़ी गलतियाँ की थी, लेकिन कोई ऐसी गलती नहीं की थी जिसकी वजह से मुझे ज़िंदगी भर पछताना पड़े, सिवाय एक दिन को छोड़ के। उस दिन दोस्तों मैं गांव में तो आप जानते ही हैं कि फ्रेश होने के लिए खेतों में ही जाना पड़ता है। छोटा था मैं, करीबन शाम को 6 बजे की बात है। मैं फ्रेश होने के लिए लोटा लेकर के अपने गांव में खेत की तरफ जा रहा था। तो मेरी नज़र कुछ 8-10 पेड़ों की तरफ गई, जहाँ पे काफ़ी छांव लग रही थी मुझे। तो मैंने सोचा कि लाइए एक बार वहीं जा कर के जो है बैठते हैं। और दोस्तों मैंने यही एक गलती कर दी जो आज तक मैं पछता रहा हूँ। मैं उस जगह पे गया और वहाँ पे मैं फ़्रेश होने के लिए बैठ गया, लेकिन पता नहीं क्या था उस जगह पे, क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि मैं फ़्रेश होने के लिए बैठा ही था कि मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि जैसे मैं किसी गलत जगह पर बैठ गया हूँ और यहाँ नहीं बैठना चाहिए था, या फिर मेरे आसपास मुझे कुछ ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि कोई मेरे आसपास है। दोस्तों मैं छोटा तो था ही, डर गया और वहाँ से जल्दी से फ्रेश होकर के वहाँ से तुरंत निकल लिया और वहाँ से घर जाने के लिए निकला। लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई ना कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैंने कई बार पीछे मुड़ कर के देखा, लेकिन कोई मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं घर गया और भूल गया उस बात को। खाना खाया और लेटने के लिए चला गया, जहाँ बाहर आंगन में ही सब लोग अपना खाट बिछा के सोते थे। दोस्तों जब आधी रात के करीब हुआ होगा, टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन आधी रात के करीब मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मानो कि मेरे सीने पर कोई बड़ा बोझ आ गया हो और सांस लेने में मुझे तकलीफ़ होने लगी। तो मैंने अचानक, मेरी आँख खुल गई, लेकिन मैंने देखा कि कुछ नहीं था वहाँ पे, बस थोड़ा भारीपन सा लग रहा था। मैं उठा, उठ के बैठ गया, थोड़ी देर फिर वापस सो गया और ऐसा दूसरा कोई एहसास हुआ नहीं। लेकिन जो खेत में मुझे एहसास हुआ था, उस वजह से मैं दूसरे दिन जो है कहीं पे भी गांव में खेलने कूदने के लिए नहीं गया और पूरा दिन ऐसे ही घर पे निकल गया। शाम को भोजन करने के बाद में वापस से जब हम सो रहे थे, तब आधी रात के समय फिर मुझे वही एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी छाती पर बैठ गया है और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा नाक मुंह सब किसी ने दबा दिया हो। और अचानक मेरी आंख खुल गई, मैं पसीना पसीना हो गया था। लेकिन मैंने देखा तो सचमुच में मेरे सीने में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जो एक हाथ से मेरा गला दबा रही थी और दूसरे हाथ से उसने मेरा मुंह और नाक बंद करके रखे थे। और मैं छटपटाने लगा और वो मुझे ये कहने लगी कि तूने मेरा घर गंदा क्यों किया। और मैं छटपटाने लगा दोस्तों, और तुरंत मैं खाट के नीचे गिर गया और मैं चिल्लाने लगा, रोने लगा ज़ोर ज़ोर से। तो मेरी मम्मी, पिताजी, मामा सभी लोग उठ गए। उन्होंने, सब ने मुझे पकड़ लिया। मम्मी ने मुझे अपने गले से लगा लिया, पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम्हें लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे इस तरीके का एहसास हुआ। मैंने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन दोस्तों सवेरे जब मम्मी मुझे नहला रही थी और उन्होंने देखा कि मेरे गले में और मेरे सीने में काफ़ी ज़्यादा चोट के निशान थे, ये देख कर के उन्हें ऐसा लगा कि मैंने जो कहा था रात को सब कुछ सही था। और वो और पिताजी, मामा जी सभी लोग मुझे पंडित नाना के पास लेकर के गए और पंडित नाना ने कुछ झाड़ फूँक करने के बाद में मुझे कहा कि बेटा तुम कुछ छुपा रहे हो, पूरी पूरी बात बताओ क्या हुआ। तो मैंने सारी बात उन्हें बताई कि इस तरीके से ये अनुभव मुझे हुआ था। तो नाना जी मुझे जो है, नाना जी ने मुझे कहा कि आपको वहाँ जाकर के जो है मैं कहूँ वो विधि करनी पड़ेगी बेटा, और मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। नाना जी मुझे अपने साथ लेकर के गए, एक भोजन की थाली लेकर के, और नाना जी ने मुझे कहा कि यहाँ पे वो थाली रख दो जहाँ पे तुम बैठे थे, वहाँ से थोड़ा आगे जा कर के।
और तुम माफ़ी मांगो कि मेरे से जो गलती हुई है मैं उस गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ऐसा कह के फिर तुम वापस चले चलो मेरे साथ। और दोस्तों मैंने ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी मुझे ये एहसास लगातार हो रहा था कि जैसे कि कोई मेरे पीछे है, और वो डर मेरा ख़त्म नहीं हुआ। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी अब मैं एक दिन भी यहाँ रुकना नहीं चाहता हूँ, आप मुझे यहाँ से लेकर के चलिए। और पिताजी मुझे मैं उसी दिन जो है, मैं और माताजी और पिताजी हम साथ में ही उसी दिन हमने ट्रेन पकड़ ली और हम लोग शहर आ गए वापस। दोस्तों आज उस बात को 17-18 साल हो गए हैं, लेकिन उस इंसिडेंट से मैं इतना डरा हुआ था कि आज तक मैं कभी वापस अपने गांव नहीं गया हूं। तो दोस्तों ये थी याग्निक मेरे दोस्त की कहानी। आप मुझे बताइए कि ये दोनों कहानियाँ आप लोगों को कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर से अपना मंतव्य दीजिएगा, और मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी लिखा है, उसके ऊपर भी आप अपना अनुभव मुझे लिख करके भेज सकते हैं, और मैं ज़रूर से कोशिश करूँगा कि आपकी कहानी को मैं यूट्यूब पे ज़रूर प्रस्तुत करूँ। और दोस्तों इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे मेरे चैनल को उतना बूस्ट मिलेगा, और सब्सक्राइब करेंगे तो हर रोज़ मेरी जो नई कहानियाँ आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।